हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप था वो हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्लास का कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि क्लास के थ्रू ही हम क्या करते हैं कि क्लास का ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जब हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको यूज़ करना पड़ता है क्लास को, तो हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट। तो उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप था उसका नाम क्या था हमारे पास, नल। तो जब आप नल डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं तो नल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ नल। तो देखो, जब आप नल डाटा टाइप की बात करते हो तो ये एक ऐसा डाटा टाइप होता है जो एक तरीके से वेरिएबल को रिप्रेजेंट तो करता है, पर किस टाइप के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई भी वैल्यू आपने असाइन नहीं की होती है। हाँ, इस चीज़ को अगर आपको मैं ईजी वे में बताऊँ तो आप इसको नोट कर सकते हो कि सर, इट इज़ अ टाइप ऑफ डाटा टाइप जो क्या काम करता है, विच रिप्रेजेंट्स, एक तो वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, अ वेरिएबल। अब देखो, वेरिएबल क्या होता है, मैंने वैसे आपको पहले भी काफ़ी बार समझाया हुआ है, पर सिंपल आपको मैं फिर से यहाँ पे, ताकि कई बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं रहता है या फिर क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो उनको रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब मैं वेरिएबल की बात करता हूँ तो मैं किसी ना किसी मेमोरी की बात करता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी ये आ गई रैम। ओके, रैम में आपने क्या किया, अपनी कोई मेमोरी जैसे लोकेशन मान लेते हैं, रैम में वो 101 है, पर आपने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए उसको नाम ए दे दिया। तो जैसे आपने ए नाम उसको दे दिया तो वेरिएबल क्या आ गया। जैसे मैं आपको कल को बोलूँ यहाँ पे मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो आप बोलेंगे वेरिएबल सर ये वाला है हमारे पास, क्योंकि आपने क्या किया, जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जो नाम था उसकी जगह पे आपने क्या किया, अपना नाम वहाँ पे लिख दिया, ताकि अगर आपको पता रहेगा आपको 101 जो मेमोरी है फ्यूचर में आपको यूज़ करनी है या फिर इसमें कोई डाटा डालना है, तो आप कहाँ पे डालेंगे, आप इस जगह पे डालेंगे, है ना। आपके लिए ये मेमोरी ये वाली है और कंप्यूटर के लिए वो ये वाली ए वाली मेमोरी कौन सी है, वो 101 वाली वो मेमोरी है। तो वही होता है कि जब हम बात करते हैं नल की, तो नल क्या बोलता है, हमारे पास एक ऐसा डाटा टाइप होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक वेरिएबल को, मतलब एक मेमोरी को तो वो रिप्रेजेंट करता है, पर किस टाइप की मेमोरी को, जिसमें कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं करी होती है, विद नो वैल्यू, कि उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की होती है। मतलब हमने एक मेमोरी तो होल्ड करके रख ली है, पर उस मेमोरी के अंदर क्या डाटा आएगा क्या नहीं आएगा वो हमें अभी नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे नल का यूज़ करते हैं कि हमें अभी तो नहीं डाटा यहाँ पे डाला है, पर इन फ्यूचर हम बाद में डाल सकते हैं, है ना। तो फ्यूचर रिजर्वेशन के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं, नल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही पूछा जाता है। सेकंड ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो वेरिएबल नल है उसको हम किस किस वे में हम असाइन करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि हमारे पास सर एक वेरिएबल, और वेरिएबल इज़ नल। वेरिएबल हमारे पास कब नल हो सकता है, इफ़, यदि हम क्या करें उसमें असाइन करें। क्या क्या चीज़ें हम आप असाइन कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, लाइक आप नल उसमें असाइन कर सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो नोट येट सेट, कि आपने अभी तक उसको सेट नहीं किया हुआ है, या फिर कई बार ऐसे भी लिखा होता है अनसेट। ओके, या तो ऐसे भी लिखा होता है अनसेट। तो इस वे में आप क्या करते हो, जो आपके पास नल एक तरीके से डाटा टाइप है उसका आप क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो या फिर उसको असाइन करते हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट कर सकते हो। बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसको आपने स्टार मार्क करके कॉपी पे नोट कर लेना है। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछता है, जैसे मान लेते हैं वो आपसे पूछेगा कि जो आपके पास नल है, नल क्या आपका ज़ीरो के बराबर होता है ना। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ज़ीरो, कि वो ज़ीरो के बराबर होता है, इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो आपने वहाँ पे बोलना है नो, वो सर ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नल का मतलब क्या होता है कि आपने अभी वैल्यू मेमोरी में नहीं यूज़ की है, ठीक है। वैल्यू नॉट पुट इन मेमोरी। ओके, पर जब आप बात करते हो ज़ीरो की, तो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो सर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है ना। ज़ीरो क्या आपके पास इंटीजर वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूं, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा आ गया रैम का पर्सपेक्टिव्स, है ना। ये आ गई मेरे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये मेरे पास आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेमोरी एलोकेशन हम सेम ही रखते हैं 101, और ये हमारे पास 101। जब हम यूज़ करेंगे नल का,
जब हम नल का यूज़ करेंगे, इसका मतलब है ये मेमोरी क्या होगी, एक तरीके से ब्लॉक कर दी जाएगी। मतलब इस मेमोरी को हम बाद में यूज़ करेंगे, पर अभी इसमें कोई भी डाटा नहीं है। ओके, ये मेमोरी क्या टोटली खाली मेमोरी है। पर जब हम बात कर लेते हैं कि हम उसके अंदर ज़ीरो असाइन कर देंगे, तो ज़ीरो का मतलब क्या होगा, रैम के अंदर एक हमारे पास मेमोरी होगी, उस मेमोरी का नाम क्या है, 101 है ना। तो उस मेमोरी को 101 में हमने डाटा कितना डाला है, वहाँ पे हमने ज़ीरो डाटा डाला हुआ है। और ज़ीरो कौन सी वैल्यू होती है, हम सभी को पता है, वो सर हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, और वहीं से आपका क्या करता है, क्वेश्चन आपसे गलत करवाता है। जैसे मैं अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताओ कि नल इज़ एन इक्विवेलेंट ऑफ, सिंपल मैं आपसे यही क्वेश्चन मान लो, तो मैं एग्जामिनर हूँ आपका। तो अगर मुझे ही आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करना था पीएचपी का, और मुझे बोला है कि आपको नल से सेट करना है क्वेश्चन, तो मैं आप सिंपल क्वेश्चन ये डाल सकता हूँ, मैं बोलूँगा नल इज़ इक्विवेलेंट। ठीक है, नल इज़ इक्विवेलेंट टू, तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपके दे दिया 0, है ना। सेकंड मैंने ऑप्शन दे दिया आपको 1। थर्ड मैंने आपको दे दिया ऑप्शन कि नॉट येट सेट, नॉट येट सेट या फिर नॉट येट असाइंड। और फोर्थ मैंने आपको दे दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब देखो मैक्सिमम बच्चे हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, वो क्या टिक करेंगे, वो टिक करेंगे ज़ीरो। नल का हम नॉर्मली क्या समझते हैं, नल मतलब ज़ीरो, कोई भी वैल्यू नहीं है ना। पर देखो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वे में उसको समझते हो, तो नल क्या होता है, नल एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे आपने अभी वैल्यू असाइन नहीं की है, पर इन फ्यूचर आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। उस टाइम पे देखो मैक्सिमम बच्चे ज़ीरो सेट करेंगे, जिनको नहीं आइडिया होगा। पर अभी आप सभी ने ये टॉपिक पढ़ लिया, तो आप सभी को पता है सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट येट असाइंड। ओके, तो ये चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आधे बच्चे मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, जो जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने होते हैं। अब सर एक पीएचपी का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा अगर हम बात कर लेते हैं कि पीएचपी में आपसे कैसे कैसे एग्जांपल आ सकते हैं, फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, स्क्रिप्ट अपनी स्टार्ट करता हूँ पीएचपी की। देन मैं बोलता हूँ एक मेमोरी असाइन कर देता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ $a। अब $a के अंदर मैं सिंपल वही डाल देता हूँ, नल वैल्यू डाल देता हूँ कि मुझे अभी कोई वैल्यू नहीं डालनी है, तो उसको मैंने नल कर दिया। फिर मैंने एक ले लिया $b, एक अलग से मैंने मेमोरी ले ली। ओके, अब देखो चाहे आप इसको ऐसे यूज़ करो, है ना, चाहे आप इसको ऐसे यूज़ करो, चाहे आप इसको ऐसे यूज़ करो, और ये चीज़ तो आप समझ रहे हो ना, ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट यूज़ कर रहा हूँ। और कमेंट क्या चीज़ें होती हैं जिनको कंपाइलर सो बेसिकली आपका जो ब्राउज़र होता है वो उसको इग्नोर कर देता है ना। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाई हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उनको अंडरस्टैंड करना है कि कमेंट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, या तो आप सिंगल लाइन देते हैं, तो मल्टी लाइन आप कमेंट देते हैं, किसमें, पीएचपी के अंदर। तो देखो जब भी आप इस वे में लिखोगे, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब आपने ऑटोमेटिकली इसको असाइन कर दिया कि इसके अंदर क्या जाएगा, नल जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो ए मेमोरी है वो क्या है, नल मेमोरी है। पर जब सेकंड आप स्टेटमेंट देखते हो, ये वाली जब आप स्टेटमेंट देखते हो, तो इस टाइम पे देखो आपने कुछ वैल्यू थोड़ा ना दी है इसको, तो इस टाइम पे भी ये क्या होती है, ये भी आपके पास नल वैल्यू की तरह ही सेट हो जाती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास किस टाइप की वैल्यू है, अनसेट वैल्यू है। और अनसेट वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू बन जाती है सर, वो हमारे पास नल वैल्यू ही बन जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट किस चीज़ को बताने का काम कर रही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट हमें नल बताने का काम कर रही हैं कि अभी आपने मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा असाइन नहीं किया है। देन हम सिंपल इसको एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे मैं लेता हूँ, मैंने क्या किया, वैर डंप, पता है ना वैर डंप हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें देखना होता है कि जो वो मेमोरी है ना, वो किस टाइप की मेमोरी है, या फिर उसमें कौन सा डाटा टाइप हमने यूज़ किया। तो मैंने सिंपल अगर वैर डंप ए यूज़ किया, तो आप सभी को पता है इसकी आउटपुट कितनी आएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास नल। नल क्यों आ जाएगी, नल इसीलिए आ जाएगी क्योंकि जो हमारे पास ए मेमोरी है, ए मेमोरी के अंदर क्या है, या फिर ए मेमोरी किस चीज़ को बताने का काम कर रही है, वो नल ऑपरेटर को बताने का, फिर नल डाटा टाइप को बताने का काम कर रही है। सिंपल सा फंडा है, नल डाटा टाइप को वो बताने का काम कर रही है। क्योंकि नल डाटा टाइप के अंदर कुछ होता नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ नल ही दिखेगा। देन अगर मैं सिंपल एक और मुझे चीज़ से क्लैरिफाई करनी है कि ये नल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको बताइए, आप सिंपल सी कमांड यूज़ कर सकते हो, इको इज़ फिल इन द ब्लैंक नल।
ओके, आप बेसिकली बोलोगे कि हमारे पास स्टेटमेंट होती है इज़ फिल इन द ब्लैंक नल फंक्शन होता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो नल है कि नहीं है। तो मुझे किसको चेक करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे $a कि मुझे ये बताओ चेक करके कि जो मेरे पास वेरिएबल ए है वो हमारे पास नल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, नल है ना, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट कितनी आएगी, यस आएगी, ट्रू आएगी। तो ट्रू के केस में मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है कि जब भी कोई भी फंक्शन आपको आउटपुट देता है वो हमेशा क्या देता है, आपको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करके दे देता है ना। तो इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, और 1 को ही हम क्या बोल देते हैं कि सर ये क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब जैसे अगर ये नल नहीं होता, मान लेते हैं ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू डाली होती, तो उस टाइम पे ये मुझे 0 रिटर्न करके देता है ना। तो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो समझ नहीं होती हैं। तो इस टाइम पे क्या आएगा आपके पास आउटपुट में 1, या फिर आप जिसको ट्रू बोलते हो वो आपको आ जाएगा। एक और चलो स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं, सिंपल सी एको। अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ, इज़ सेट, किस में सेट कर देता हूँ, $a। अब देखो यहाँ पे क्या है, इज़ सेट क्या किया मैंने, ए को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एक तरीके से कि ये मुझे बताओ कि ये सेट है कि नहीं है। अब देखो इज़ सेट क्या काम करता है, इज़ सेट ये चेक करने का काम करता है जो आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर एक तरीके से उस मेमोरी को आपने सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। देखो सेट कब होगी मेमोरी, जब आपने उसके अंदर कोई डाटा डाला होगा। अगर मैं सिंपल अगर नॉर्मल एग्जांपल ले लूँ, आपके पास ये मेमोरी है, ओके, और ये दूसरी मेमोरी है। दोनों एग्जांपल लेते हैं 101 एंड 102। मान लेते हैं एक मेमोरी के अंदर डाटा है और दूसरे के अंदर डाटा नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर डाटा नहीं है और जो सेकंड वाला है उसके अंदर डाटा है। तो अगर मैं यूज़ करूँगा, ओके, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा वेरिएबल आ गया है $a और ये आ गया मेरे पास $b, है ना। सपोज कर लेते हैं $a मैंने नाम दिया हुआ है और $b मैंने 102 के लिए नाम दिया हुआ है। तो अगर मैं इज़ सेट यूज़ कर रहा हूँ, इज़ सेट यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, फर्स्ट मेमोरी के लिए, मतलब इस मेमोरी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट कितनी आएगी, मुझे आउटपुट आएगी यहाँ पे 0, या फिर 0 को हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो ये मेरी मेमोरी अभी सेट नहीं है, मतलब ये, क्योंकि जो हमारी नल वैल्यू होती है, मैंने ऊपर क्या बताया आपको, नल को ही हम क्या बोल देते हैं, नल हमारे पास नॉट येट सेट, नॉट येट सेट, कि अभी तक हमने इस मेमोरी को सेट नहीं किया, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की है, वैल्यू डाली ही नहीं है इसके अंदर। तो ओबियसली जिसके अंदर मैंने कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, तो उसको आप सेट कैसे बोल सकते हो। तो इस टाइम पे मुझे आउटपुट में कितना आ जाएगा, फॉल्स यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा। अगर यही चीज़ मैं सेकंड वाली मेमोरी के लिए यूज़ करूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे इज़ सेट $b, कि मेरे पास जो दूसरे नंबर की मेमोरी है वो सेट है कि नहीं है। तो इस टाइम पे मुझे आउटपुट में कितना आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि मेरी जो मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर देखो कितना पड़ा है, उसके अंदर एक वैल्यू तो पड़ी है ना, वैल्यू कौन सी पड़ी है, 10 वैल्यू पड़ी है। तो जब भी किसी मेमोरी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट या फिर पड़ी होती है, तो उस टाइम पे इज सेट हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू करता है। और जब हमने किसी मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की है, मतलब नल है वो वहाँ पे, तो उस टाइम पे वो हमें क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। तो देखो जब मुझे प्रिंट स्क्रीन पे आएगा एको करके इज़ सेट $a, तो $a के अंदर हमारे पास नल है, तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा कि आपने अभी तक ये वैल्यू सेट नहीं की है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स हमें आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो मेमोरी दे रखी है नल दे रखी है, और नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब होता है सर नॉट सेट, कि आपने अभी तक जो है अपने वेरिएबल या फिर आपकी मेमोरी है उसको आपने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया या फिर उसमें कोई वैल्यू डाली नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आते हैं जब आप वैर डंप का या फिर इज नल का या फिर इज सेट का यूज़ करते हो। ये सारे ना फंक्शंस पूछे गए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में, तो इनको आप अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, तो आई होप इतना ही बहुत आपके लिए नल के लिए, क्योंकि ये कुछ छोटे पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि बाकी तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, पर आपके लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यही चीज़ होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कि नल जो हमारे पास होता है कभी वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो इसी को आप यहाँ तक लिख सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं इस स्क्रिप्ट को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका
कौन सा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? नल का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो देन हम अपना नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमने शायद पढ़ा था रिसोर्स, है ना? तो मैं अब एक बार देख लेते हैं क्या हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट नल, हाँ ठीक है, हमारे पास लास्ट बचा है हमारे पास रिसोर्स, तो हम रिसोर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे डाटा टाइप, वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? रिसोर्स आ जाएगा। तो देखो रिसोर्स के बारे में मैंने सिंपल एक चीज़ आपको डिस्कस करवाई थी कि बेटा जब आप रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल डाटा टाइप होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है किस चीज़ को? रेफरेंस टू एक्सटर्नल रिसोर्स। तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं कि सर रिसोर्स इज़ अ, या फिर ये क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड, ओके वेरिएबल बोलो या डाटा टाइप बोल लो, है ना, दैट होल्ड्स अ रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल रिसोर्स। ओके, अब देखो एक्सटर्नल रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो एक्सटर्नल रिसोर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वहाँ पे आप पा सकते हो जैसे लाइक आप बात कर लेते हो एक फाइल हैंडल की। ओके, मतलब कोई बाहर से कोई फाइल है, अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो वो आपका एक्सटर्नल रिसोर्स आ गया। इसके अलावा मैं बोल देता हूँ कोई डाटाबेस से आप कनेक्शन बना रहे हो तो डाटाबेस कनेक्शन, डाटाबेस कनेक्शन भी क्या आ गया, एक हमारे पास रिसोर्स आ गया। देन कोई आप अपनी फ़ोटो वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसका एक तरीके से उसको रेफरेंस कर रहे हो तो वो भी रिसोर्स ही है। तो इमेज भी एक रिसोर्स आ सकती है। या तो अगर आप नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हो तो नेटवर्किंग में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक सॉकेट होता है ना, सॉकेट इन द सेंस जहाँ से आप कोई रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हो, तो एक आपका नेटवर्क का जो सॉकेट आ जाता है वो भी क्या बन जाता है आपके पास? रिसोर्स आपका बन जाता है। तो जिस भी वे में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस लिखवा दिए हैं। देखो ये पूछा जा सकता है कि रिसोर्स आपका एक तरीके से जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में कोई फ़ाइल है वो आपकी रिसोर्स हो सकती है, या फिर ऐसी फ़ाइल जिस पे आपने कोड किया हुआ है और आप उसको यूज़ करना चाहते हो वो फ़ाइल हो सकती है। हाँ सर वो फ़ाइल हो सकती है, तो फ़ाइल मैंने हैंडल यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, कल को आप पीएचपी के थ्रू अपना डाटाबेस को यूज़ करोगे, है ना, क्योंकि बेसिकली हमने ये चीज़ बताई है कि जो पीएचपी होती है या पीएचपी का जो कोड होता है वो चलता कहाँ है हमेशा? वेब सर्वर के ऊपर चलता है। और वेब सर्वर के ऊपर आप क्या करते हो? आप डाटा भी तो स्टोर करते हो ना। तो डाटा जब आप स्टोर करोगे तो उसको कनेक्ट भी तो करोगे ना, तो आप डाटाबेस की कनेक्टिविटी भी दे सकते हो। तो डाटाबेस की कनेक्टिविटी भी क्या है, एक तरीके से सर वो हमारे पास रिसोर्स ही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। इसके अलावा मान लेते हैं एक इमेज आ गई, कोई फ़ोटो आ गई, है ना, आपकी फ़ोटो आपकी मेमोरी में है और आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हो या फिर यूज़ करना चाहते हो अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसके लिए आप इमेज भी एक डाटा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो भी रिसोर्स है एक। या फिर अगर आप नेटवर्किंग के वे में देख रहे हो, नेटवर्किंग में आपको बताया कि आपको इस जगह पे जाना है, तो इस जगह पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो रास्ता लेना पड़ेगा ना, तो वो रास्ता कौन से होते हैं? सॉकेट्स आपको रास्ता वो प्रोवाइड करते हैं। तो सॉकेट भी क्या हो गया आपके पास, एक रिसोर्स आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो याद रखना है आपने कि जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं वो हमेशा यूज़ किए जाते हैं। इसको मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ कि सर जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्रिएटेड बाय स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस, इसके बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? स्पेशल फंक्शन यूज़ करते हो। तो नोट करके आप लिख सकते हो कि सर कि जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं वो मैन्युअली क्रिएट नहीं होते हैं, तो सिंपल यहाँ पे लिख लेना नॉट मैन्युअली। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन क्या क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो इसको क्या करना आपने नोट कर लेना है। अब अगर इसका हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें पीएचपी में, तो मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ पीएचपी में, तो इससे बात कर लेते हैं, वही पीएचपी की स्क्रिप्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। पीएचपी सबसे पहले मैं कर लेता हूँ किसी फाइल के बारे में मुझे क्या करना है, उसको रिसोर्स प्रोवाइड करना है, तो मैं सिंपल ले लेता हूँ एक वेरिएबल फाइल, और मैंने क्या कर दिया उसको, मैंने बोला एफ ओपन, कि आप क्या करो, फाइल को ओपन करो। ओके, ये फंक्शन होता है जब आप पीएचपी में पढ़ते हैं तो एक फंक्शन आता है एफ ओपन करके। एफ ओपन फंक्शन आ गया
फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक फ़ाइल बनाई है, उस फाइल का नाम क्या है, मान लेते हैं डाटा डॉट टी एक्स टी फाइल है। इसको आप ओपन करो, कौन सी परमिशन के साथ, राइट परमिशन के साथ, है ना, कौन सी परमिशन के साथ, राइट परमिशन के साथ आप क्या करो, उसको ओपन करो। तो इससे क्या हो रहा है बेसिकली, जो हमारे पास एक तरीके से फाइल है उसको क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। तो ये पीएचपी में क्या आती है, एक फंक्शन के वे में आप क्या करते हो, उसको यूज़ करते हो। अब देखो डाटा टेक्स्ट क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपकी ये कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के अंदर आपने एक अपनी फ़ाइल बनाई होगी, है ना, मान लेते हैं आप, आपका एक फ़ाइल आपने बनाई है, ये आ गया आपके पास फाइल। वो इस फाइल का नाम क्या होगा आपके पास, डाटा डॉट टी एक्स टी नाम की फ़ाइल, है ना। तो मैंने सिंपली बोला, और ये आपने कहाँ पे ये स्टोर किया होगा, क्योंकि अगर आप बात करो ना पीएचपी की, और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, हम मैक्सिमम किसका यूज़ करते हैं, जैम्प का यूज़ करते हैं। और जैम्प का जो रूट फोल्डर होता है, जैम्प का रूट फोल्डर कौन सा होता है सर, हमारे पास एच टी डॉक्स, है ना। तो मैं वही सपोज कर लेते हैं, आप कहाँ पे हो, आप जैम्प के अंदर हो, जैम्प के अंदर आप एच टी डॉक्स के अंदर हो, और एच टी डॉक्स के अंदर आपने अपनी एक फ़ाइल बना दी है, कौन सी, डाटा डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर मान लेते हैं कुछ भी आपने लिखा होगा, है ना, उससे हमें मतलब नहीं है। मेन मतलब है कि हम फाइल कैसे हैंडल करते हैं, फिर फाइल को पॉइंट कैसे करते हैं। तो पॉइंट करने का या फिर फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, इससे क्या होता है, इसमें सिंपल बोला कि जो मेरी ये वाली डाटा डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल है, इसको आप ओपन करो विद द परमिशन ऑफ राइट। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद मैंने सिंपल बोला एको, एको कर दो आप गेट टाइप, किसका गेट टाइप चाहिए आपको, फाइल का, डॉलर फाइल। अब देखो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जो आपके पास गेट टाइप होता है, वो हमें बताने का काम करता है कि जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, ये वेरिएबल किस चीज़, मतलब किस डाटा टाइप का यूज़ कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिखेगा, जब आप सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, गेट टाइप, किसका आपको टाइप चाहिए, मुझे सर जो मैंने फाइल वेरिएबल बनाया हुआ है ये ऊपर, है ना, मुझे इसका टाइप बताओ। तो इसका टाइप मुझे क्या आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि जो आपने ये बनाया हुआ है वो आपने रिसोर्स बनाया हुआ है, ये एज एन आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हो। तो रिसोर्स डाटा टाइप का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तभी इसने मुझे क्या दिया यहाँ पे, रिसोर्स आउटपुट में दिया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक स्पेशल वेरिएबल होता है, देखो रिसोर्स अलग से कुछ नहीं होता है, बस एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जो क्या करता है, किसी एक्सटर्नल फाइल को रेफरेंस करने का काम करता है, मतलब पॉइंट करने का काम करता है। चाहे वो कोई फाइल हो सकती है, कोई डाटाबेस हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई नेटवर्क का सॉकेट हो सकता है, उसको पॉइंट करने का काम करता है, मतलब उसको बताने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा डाटा टाइप कौन सा है, यहाँ पे अगर हम डाटा टाइप की बात कर लेते हैं तो मेरा डाटा टाइप तो ये आ गया। इस डाटा टाइप ने किसको बताने का काम किया, इसने बोला कि आपके पास एक फ़ाइल है, कौन सी, डाटा डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल है ना, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ओपन करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन का यूज़ किया, कौन से, एफ ओपन फंक्शन का यूज़ किया। और वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे कि जब भी हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेशल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तभी यहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल आपको बता दिया, ताकि आपके मन में जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। अब देखो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी अपने फाइल को भी आप ओपन भी करते हो ना, तो उसको लास्ट में आपको क्लोज़ भी करना पड़ता है। छोटी सी बस वो होती है, जैसे आप किस चीज़ को ओपन करते हो ना, तो लास्ट में आपको उसको क्लोज़ भी करना होता है। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल ओपन कर ली, किस कौन सी परमिशन के साथ, राइट परमिशन के साथ। अब मैं बोलूँगा कि अच्छा बेटा मुझे बताओ आपको क्या चीज़ इस फाइल के अंदर लिखनी है। तो बोल लेते हैं सर आप ऐसे करो, आप इसके अंदर लिख दो कुछ भी। मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, वो बोलता है सर आप मेरा नाम लिख दो। तो मैं कैसे लिखूँगा, मेरे पास फंक्शन होता है कौन सा, एफ राइट फंक्शन है, कि फ़ाइल के अंदर आप क्या करो, लिखो क्या लिखना है, और वो फ़ाइल कौन सी वाली है, कौन से वेरिएबल के अंदर या फिर कौन से रिसोर्स के थ्रू हमने उसको रेफरेंस किया है। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ये वाली फ़ाइल। तो मैं लिखूँगा कि मेरे पास एक डॉलर फाइल नाम की जो एक तरीके से फ़ाइल है, कौन सी फ़ाइल होगी, ऑब्वियसली सर वो डाटा डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल होगी, है ना। मतलब बोलने का सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे पास रिसोर्स है, कौन सा, फाइल नाम का रिसोर्स है ना, इसने क्या किया है, इसने एक पॉइंट किया हुआ है। पॉइंट किस चीज़ को किया हुआ है, जो मेरे पास कंप्यूटर में एक फ़ाइल है, कौन सी, डाटा डॉट टी एक्स टी वाली जो फ़ाइल है ना। बस कुछ नहीं किया, मान लेते हैं डाटा डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल 101 मेमोरी में थी, और जो मेरी यहाँ पे मैंने फ़ाइल अपने जो रिसोर्स बनाया हुआ है, वो मान लेते हैं वो मेरी मेमोरी आ गई 110 आ गया। तो 110
जो मेरे पास फाइल था इसके अंदर कौन सा डाटा पड़ा होगा, 101 डाटा पड़ा होगा, और 101 डाटा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है ना। समझ गए ना क्या कर रहा है बेसिकली। जब आप जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, फाइल की बात कर रहा हूँ, तो फाइल किसको बता रहा है, फाइल जब जा रहा है 101 मेमोरी में, और 101 मेमोरी किसको पॉइंट कर रही है, आगे इसको पॉइंट कर रही है ना। इसको हम बोल देते हैं कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको आपकी मेमोरी में नहीं है पर आपकी मेमोरी से बाहर कोई मेमोरी है, आप उसको पॉइंट कर रहे हो। आप अभी मेमोरी किसकी बात कर रहे हो, आप रैम की बात कर रहे हो, पर जो आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पे है, आपकी सर्वर पे है, या फिर मैं सिंपल बोल देता हूँ ये कहाँ पे है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है ना। पर जहाँ पे आप काम करते हो वो तो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, पर जहाँ पे फाइल्स तो आपकी बाहर कहीं और ही पड़ी होती हैं, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, जहाँ पे फाइल हमेशा स्टोर की जाती है परमानेंटली, तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। तो इससे क्या होता है बेसिकली, हम किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारी मेमोरी के थ्रू क्या करते हैं, उस मेमोरी का एड्रेस क्या करते हैं वहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हमें उसको यूज़ करना होता है तो सिंपली हम उस एड्रेस के ऊपर जाते हैं और उस एड्रेस की जो भी फाइल होती है वहाँ पर जाके जो भी चीज़ें करनी होती है वो वहाँ पर कर लेते हैं, है ना। तो वही मैंने बोला कि जो आपके पास फ़ाइल थी, उस फ़ाइल के अंदर आप क्या करो, आपने बोला कि सर आप मेरा नाम लिख दो, सपोज़ कर लेते हैं कैंडिडेट आ गया अजय, उससे बोला आप अजय लिख दो वहाँ पे फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो अजय को कर दो और साथ में लिख दो अजय को वेलकम, ऐसे करके आप उसमें लिख दो। तो ऐसे करके, क्योंकि हमने जब यूज़ किया टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए आपको हमेशा बताया हुआ है, जब भी आप स्ट्रिंग ऐड करते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, जब भी आप स्ट्रिंग ऐड करते हो तो स्ट्रिंग ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, डबल कोट्स का यूज़ करते हो, डबल कोट्स का यूज़ करते हो जब भी आपको याद ऐड करनी होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग समझ गया ना, जैसे नाम हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमने चलो पहले डिस्कस की हुई हैं, बस जस्ट आपको पता रहे कि मैं एक चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, क्या एक डबल कोट्स का मतलब क्या है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो फर्स्ट टाइम में ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ में क्लैरिफाई करनी ज़रूरी होती हैं। अब समझ आ गया इस लाइन का मतलब क्या है। जब ये वाली लाइन चलेगी इसका मतलब है ये जो फंक्शन चलेगा, एफ राइट फंक्शन चलेगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा फाइल वेरिएबल के अंदर जाएगा। फाइल वेरिएबल के अंदर कितना पड़ा है, रैम के अंदर 101 पड़ा है, और 101 किसको बता रहा है, 101 बता रहा है डाटा टाइप डॉट डाटा डॉट EX जो टेक्स्ट फाइल है उसको बताने का काम करा है। और उस टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या बोला, उस फाइल को, क्योंकि मैंने उसमें परमिशन कौन सी दी है कि आप उसके अंदर कुछ भी राइट कर सकते हो, डब्ल्यू मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे कि आपने ओपन तो कर लो फाइल, साथ में आप उसको राइट करने की आपको परमिशन दे दी है कि आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हो उसके अंदर। तो मैंने उसी परमिशन का फ़ायदा उठाते हुए मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे, मैंने लिखा अजय वेलकम। तो होगा क्या, इनडायरेक्टली जो मेरी डाटा डॉट टी की फ़ाइल है, मान लेते हैं इसके अंदर कुछ भी पहले कुछ लिखा होगा, मान लेते लिखा होगा इसमें हेलो PHP ऐसे करके लिखा होगा, तो इसमें क्या चीज़ मैंने क्या ऐड किया, मैंने इस फाइल के अंदर ऐड कर दिया अजय वेलकम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, अजय वेलकम। नेक्स्ट टाइम मैं जब इस फाइल को ओपन करूँगा, डाटा डॉट टी की फ़ाइल ओपन करूँगा, है ना, तो मुझे क्या स्क्रीन पे दिखेगा, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कि जो मेरी डाटा डॉट की फ़ाइल थी, जहाँ पे पहले हेलो डॉट PHP था, अब उसकी जगह हेलो डॉट PHP के साथ क्या चीज़ प्लस हो गई है, ऐड क्या हो गया है, हेलो मतलब अजय वेलकम वहाँ पे ऐड हो गया है। तो ऐसे करके क्या करते हो, आप रिसोर्स को हैंडल करते हो, बाकी आप किसी रिसोर्स के अंदर डाटा लिखते हो। तो एफ राइट फंक्शन आपको क्लियर हो गया, एफ ओपन फंक्शन आपको क्लियर हो गया, रिसोर्स आपको लग गया बता, फिर रिसोर्स कैसे एलोकेट करते हैं। अब देखो लास्ट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला, कि जब भी आप क्या करते हो, फाइल को ओपन करते हो, यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ फाइल को हमने ओपन किया। तो जब आप फाइल ओपन करते हो तो आपको फाइल को क्लोज भी तो करना पड़ता है ना, फाइल को आप क्या करोगे, क्लोज भी तो करोगे ना। तो क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, सिंपल फंक्शन है, एफ़ के आगे क्लोज लगा दो, है ना। एफ़ ओपन करने के लिए ओपन करना, फाइल ओपन करने के लिए एफ़ क्लोज फंक्शन क्या करोगे, आप फाइल को क्लोज करोगे। और कौन सी फाइल आपने क्लोज करनी है, जिसको आपने पहले खोला था, किसकी, देखो कौन सी फाइल आपने खोली थी, सर हमने हमने रिसोर्स बताया था, डॉलर फाइल करके रिसोर्स को पॉइंट किया था, डाटा डॉट की जो फाइल थी। तो सिंपली अगर हमने ये वाली फ़ाइल ओपन की है, डॉलर मतलब फ़ाइल रिसोर्स की हेल्प से हमने फ़ाइल ओपन की है, तो हमने जब उसको क्लोज़ करना होगा रिसोर्स को, तो हम क्लोज़ भी कैसे करेंगे, हम सिंपल बोल देंगे कि क्लोज़ कर दो डॉलर फाइल की जो आपने रिसोर्स पहले ओपन किया था, अब क्या हो जाएगा, वो बाद में यहाँ पे जाके क्लोज़ हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि जब भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है PHP में, हमेशा आपने याद रखना है, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप किसी फ़ाइल को ओपन करते हो तो आपको हमेशा जब उस फाइल में कोई चीज़ आपने ऐड कर दी, या फिर कोई चीज़ आपने प्लस कर दी, या फिर कोई चीज़ आपने लिखनी थी वो लिख दी, उसके बाद हमेशा आपको क्या करना है, ऑलवेज़ क्लोज़ करना है, ऑलवेज़ क्या करना है, फाइल को क्लोज़ करना है। तो ऐसे करके आपने सीख लिया कि आप एक्सटर्नल फाइल्स को कैसे आप एक्सेस करते हो, कैसे उसमें आप डाटा लिखते हो।
सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ चेक करनी होगी कि सर जो हमारे पास जो हमने ये वेरिएबल बनाया वो रिसोर्स है कि नहीं है, तो सिंपल उसके लिए वही, अगर सिंपल मैं कमांड बोल दूँ एको किस चीज़ को, इज़ रिसोर्स, है ना। इज़ रिसोर्स क्या चेक करेगा कि जो मैंने वेरिएबल फाइल बनाई हुई है कि वो हमारी रिसोर्स की फाइल है कि नहीं है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, इस जब ये वाली आपकी लाइन चलेगी, ये वाली जब आपकी स्टेटमेंट चलेगी, तो आपको उस कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगी, आपको आउटपुट आएगी 1। 1 क्यों आएगी, क्योंकि जो आपके पास डॉलर फाइल थी वो क्या काम कर रहा है, $5 मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल था, और ये वेरिएबल किस टाइप का था, या फिर वेरिएबल हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ये वेरिएबल था ये किस टाइप के डाटा टाइप को बताने का काम कर रहा था। तो ये सर हमें डाटा टाइप रिसोर्स बताने का काम कर रहा था, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये सर किसी ना किसी बाहर की फाइल को पॉइंट करने का काम कर रहा था। तो हम इस टाइम पे हमारे पास आउटपुट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। 1 कब आएगी, हमेशा याद रखना है जब आपने फाइल को ओपन किया है। सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे मत बोलना कि सर आपने फाइल क्लोज कर दिया उसके बाद आप बताओ कि ये रिसोर्स है कि नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा तभी आपको 1 देगा जब आपने फाइल को ओपन किया होगा, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, इसको मैं अलग से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्टार करके, कि जब आपकी फ़ाइल खुली होगी ना, तभी आपको ये बोलेगा कि जो आपका डॉलर फाइल है ये आपकी रिसोर्स फाइल है। मतलब मान लेते हैं कि ये मैंने लाइन ना यहाँ जैसे यूज़ किए थे ना इसके बाद, तब यहाँ पे इस टाइम पे मुझे आउटपुट क्यों नहीं देता, ये 1 देता। पर अब मैंने इसके बाहर अगर इसको यूज़ किया होता, यहाँ जैसे यूज़ किया होता, तब इस टाइम पे मुझे आउटपुट क्या देता, 0 दे देता। समझ आ गया। यहाँ पे मुझे आउटपुट 1 देता क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़ाइल को क्या किया हुआ है, मैंने फ़ाइल को ओपन किया हुआ है। पर यहाँ पे मैंने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया हुआ है लास्ट में जाके। तो यहाँ पे इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा तब मुझे आउटपुट में कितना आएगा, 0 मुझे आउटपुट में आएगा, है ना। क्योंकि मैंने तो चलो आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे बाहर से एक फ़ंक्शन यूज़ कर लिया है, ताकि आपको पता रहे कि कैसे-कैसे हम अलग-अलग फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं और कैसे-कैसे पीएचपी के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपने एक तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है, तो इनको क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। तो आई होप आपको जो ये रिसोर्स का फंडा है, कैसे रिसोर्स हम यूज़ करते हैं, वो सारा आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी ये आपने फंक्शन हमेशा याद रखने हैं। एफ ओपन फंक्शन पूछा जाता है, एफ राइट फंक्शन पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, और एफ क्लोज फंक्शन का वो पूछा जाता है। समझ आ गया। एफ ओपन जब आप फाइल को ओपन करना है, एफ राइट उस फाइल के अंदर आपको कोई डाटा लिखना है, एफ क्लोज जब आपने फाइल में कुछ नहीं लिखना, बस उसको लास्ट में आपको बंद करना है। तो ऐसे करके आप क्या करते हो, फाइल ओपन करते हो, फाइल क्लोज करते हो। और यही चीज़ आप और किसके साथ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर तो सिंपल मैंने फाइल का एग्जाम्पल लिया ना, यहाँ सिंपल मैंने फाइल हैंडल का एग्जाम्पल लिया। यही चीज़ आप किसके साथ करते हो, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखते हो ना, तो प्रोजेक्ट में बंदे क्या, मतलब जो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं, डाटाबेस का कनेक्शन ऑन करते हैं। जब आपने डाटाबेस के अंदर एंट्री कर दी, तो डाटाबेस कनेक्टिविटी क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। ओके, तो यही चीज़ तभी मैंने आपको एक एक एग्जांपल बताया, पर आपने एक एग्जांपल नहीं समझना है कि सर आप फाइल में ही कोई डाटा लिख सकते हो और उसको बाद में बंद कर सकते हो। ये चीज़ आपकी वर्क करती है डाटाबेस कनेक्शन के साथ भी। कोई आपने फ़ोटो दिखानी थी, वो आपने दिखा दी, उसके बाद मान लेते हैं आपको उसको नहीं दिखाना है, तो आप उसको बंद कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। वही आप नेटवर्क सॉकेट के साथ भी कर सकते हो, कि जब तक आपका कनेक्टिविटी चल रही थी दोनों पर्सन के आपस में कनेक्टिविटी चल रही थी, तब तक आपने उसको बोला कि हाँ आप मेरे सॉकेट का यूज़ कर लो। तो जैसे ही सॉकेट का उसने यूज़ कर लिया, तो उस टाइम पे बाद में क्या कर दिया जाता है, उस सॉकेट को बंद कर दिया जाता है। हमेशा ये चीज़ आपने याद रखनी होती है, क्योंकि ये छोटी-छोटी सिक्योरिटी रीज़न बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, बड़े-बड़े जो सिस्टम होते हैं वो हैक हो जाते हैं। मान लेते हैं अपना सॉकेट आपने ऑन ही रखा, तो जिसको आइडिया होगा, जो मतलब इंटेलिजेंट पर्सन होगा, उसको पता होगा ये सॉकेट ओपन है, इसके थ्रू मैं आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक कंसेप्ट को क्लियर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। तो आई होप आपको ये सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ तक ही था जो आपका ये कंसेप्ट था, जो रिसोर्स तक ही था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो वहाँ पे मैं अपने तरफ से ऐड ऑन करवाना चाहता हूँ आपको, कि जब हम पीएचपी पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास जो टाइप होता है वो एक तरीके से जगलिंग करने का काम करता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, टाइप जगलिंग। आप, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें नहीं है, पर ये पॉइंट्स हैं जहाँ से एक एक लाइन के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछता है। तो टाइप जगलिंग आप नोट कर सकते हो। अब टाइप जगलिंग क्या होता है, तो इसको सिंपल है, इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑटो टाइप कन्वर्जन। ऑटो टाइप कन्वर्जन। ओके, तो दोनों आपने नोट कर लेने हैं। कई बार टाइप जगलिंग लिखा होता है इसको, और कई बार लिखा होता है ऑटो टाइप
कन्वर्जन। अब ये क्या मतलब होता है कि सर इसका क्या फंडा हुआ? देखो एक्चुअल में होता है ना कि जो हमारे पास पीएचपी है, हमारे पास जो पीएचपी लैंग्वेज है वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है टाइप को। पीएचपी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टाइप्स इन किस में, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। एक्सप्रेशन आप समझते हो ना, जैसे आप a+b करते हो या फिर 2+3 करते हो, 5+9 करते हो, तो वो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन। तो इसको, इसी को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं टाइप जगलिंग। कि इसको कर लेना आपने नोट। अब सर हमें इसका एग्जांपल बता दो, हमें इसको क्लैरिफाई नहीं हो तो हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। अब एग्जांपल मैं वही ले लेता हूँ, मैंने पीएचपी की एक स्क्रिप्ट अपनी बनाई। अब मैंने वहाँ पे लिख दिया, सिंपल लिखा मैंने एको। आप मुझे आउटपुट में देख के, आउटपुट में बताओ 5 प्लस, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, सपोज कर लेते हैं 5 प्लस मैंने कर दिया 3। देन मैंने सिंपल सा ले लेता हूँ, सारी कंडीशन में ले लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एको 5 प्लस, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, उसके अलावा मैंने कर दिया यहाँ पे एप्पल, मान लेते हैं एप्पल मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, देन मैं ले लेता हूँ आपको एको, आपको प्रिंट क्या हो गया आएगा 5 प्लस, यहाँ पे कर लेता हूँ एप्पल। जो आपके डाउट आएंगे वो सारे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन मैं सिंपल ले लेता हूँ एको, आप कर दो दो बुलियन वैल्यू को, तो एक ट्रू आ गया, ट्रू प्लस आप ट्रू कर दो। और आपका एक आ सकता है डाउट, फॉल्स का ले लेता हूँ मैं एको फॉल्स प्लस 5। देन मैं को ले लेता हूँ नल का भी, ताकि आपको जो भी डाउट आ सकते हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। नल प्लस 10, है ना। तो आई होप सारी कंडीशंस है वो मैंने यहाँ पे ले ली हैं। लास्ट में मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने एक पीएचपी का प्रोग्राम बना दिया। उसके अंदर मैंने आपको क्या समझाने की ट्राई करनी है, मैंने ट्राई करना है कि आपको मैं टाइप जगलिंग समझा पाऊँ कि टाइप जगलिंग होता क्या है। इसमें क्या करता है, पीएचपी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है आपके, यहाँ पे मैं कंप्यूटर स्क्रीन बना देता हूँ। जब आप ये वाला प्रोग्राम लिखोगे, ये वाला अपना जो प्रोग्राम लिखोगे, जब आप, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, कि जब आप ये वाला प्रोग्राम लिखोगे तो आपको आउटपुट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ गई आपके पास, आउटपुट आ जाएगी। तो आउटपुट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है एको 5 प्लस 3। देखो एको मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बताया एको क्या काम करता है, आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपको प्रिंट करने का काम करता है। जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो हम एको के थ्रू हम यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 5+3, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में कितना आएगा, यहाँ पे 8 मुझे आउटपुट में आएगा। 8 क्यों आएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे सर आपने देखा 5 तो था, 5 तो सर हमें पता है ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू। पर जब आपने डबल कोट्स के अंदर 3 लिखा तो ये तो सर हमारे पास स्ट्रिंग है, तो आप कैसे बोल सकते हो 5+3 8 हो जाएगा, है ना। जो उसने अंडरस्टैंड किया होगा टॉपिक को ना, उसमें ये, उसके माइंड में ये डाउट आया होगा कि सर जब आपने हमें पहले बताया तो आपने हमें ये चीज़ बताई कि जब भी आपको कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखनी होती है उसके लिए आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, है ना। डबल कोट या फिर सिंगल कोट आप लिखते हो, यूज़ करते हो जब भी आपको स्ट्रिंग या फिर जब आप टेक्स्ट वैल्यू की बात करते हो। तो यहाँ पे तो एक आपने इंटीजर वैल्यू दे रखी है, दूसरी आपने स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है, तो आपकी आउटपुट में 8 कैसे आया, क्यों आया आउटपुट में 8? तो यही चीज़ मैं आपको बताने का मतलब बताना चाहता हूँ कि टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, फिर टाइप जगलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके एक्सप्रेशन चलते हैं, एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या था, एक्सप्रेशन मैंने बोला 5+3 करो, आप क्या करो 5 को प्लस कर दो किसके साथ, 3 के साथ। पर 3 यहाँ पे क्या था, 3 सर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग था, है ना, स्ट्रिंग था। पर पीएचपी ने क्या किया, पीएचपी ने जो स्ट्रिंग का 3 था इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, इसको ऑटोमेटिकली बदल दिया किस में, इसको इसने इंट का 3 कर दिया, इंटीजर का 3 कर दिया, है ना। तो ये मतलब होता है टाइप कन्वर्जन का। उसने देखा कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो न्यूमेरिक वैल्यू ये स्ट्रिंग तो हो नहीं सकती है, तो उसने क्या किया, ये सिर्फ वहीं पे करेगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। बाकी ऐसा नहीं होगा नॉर्मल आप बोलो कि नॉर्मली इसको कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल नहीं करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ओनली इन केसेस ऑफ एक्सप्रेशंस। जब आप a+b करो या फिर मतलब 5+3 करोगे या फिर 5×3 करोगे, है ना, जहाँ पे मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन चलती हैं, वहाँ पे ही ये क्या करेगा, उसके टाइप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा।
तो इस टाइम पे क्या करेगा ये 3 को कन्वर्ट कर देगा किस में, इंटीजर के 3 में। और देखो 5 भी इंटीजर का है हमारे पास, 5 भी इंटीजर का आ गया और 3 भी इंटीजर का आ गया, तो 5 + 3 कितना आएगा हमारे पास, 8 ही तो आएगा ना। तभी यहाँ पे आउटपुट में कितना आया आपका, 8 यहाँ पे आउटपुट में आया। तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। यहाँ पे तो ये हमारा स्ट्रिंग है, 3 तो हमारा स्ट्रिंग है, पर पीएचपी ने क्या किया, इसने देखा कि आप इसको प्लस करना चाहते हो, तो प्लस करना मतलब आप इसमें एक्सप्रेशन है, आप दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो। तो प्लस करने के लिए इसने क्या किया, स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर में। तो इस टाइम पे आपकी आउटपुट कितनी आ गई, फिर 8 आपकी आउटपुट आ गई। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे एको 5 देखो वही है, उसके बाद देखो 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 को तो ये कंसीडर करेगा, पर जो आगे एप्पल है इसको वो फिर से क्या करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, एप्पल को ये क्या कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। तो इस टाइम पे फिर से आउटपुट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे कोई आपको न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है, सर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिर से कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस टाइम पे आउटपुट में आपको कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो आउटपुट में कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे देखो एको दे रखा है ट्रू एंड ट्रू। अब देखो मैंने आपको चीज़ पहले ही बताई थी, ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है वैल्यू हमारी 1 है ना, वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो देखो जब आप ट्रू प्लस ट्रू लिखोगे तो ये क्या करेगा, जो बुलियन का ट्रू है, आपको ये तो पता है ना, ये ट्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर हमारे पास बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बुलियन ट्रू इंटीजर में कितनी होती है, इंटीजर में वो सर हमारे पास 1 होती है। तो अगर हम ट्रू प्लस ट्रू कर रहे हैं, ट्रू प्लस ट्रू हम कर रहे हैं, और दोनों क्या है हमारे पास, ये ट्रू प्लस ट्रू क्या है, ये भी सर हमारे पास बुलियन वैल्यू है, और ये भी हमारे पास क्या है, बुलियन वैल्यू है। पर अगर इसके इन दोनों के बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये क्या करता है, पीएचपी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका इंटीजर कितना आ जाएगा, ट्रू का 1 हो जाएगा, और प्लस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बुलियन कन्वर्ट हो गया इंट में, इंटीजर में, और बुलियन कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। और 1 + 1 कितना होता है, हम सभी को पता है, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो इसी वे में इसका आउटपुट कितना आ जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर, 2 आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे एक बुलियन फॉल्स दे रखा है और दूसरा 5 देखा है, तो फॉल्स का मतलब तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देन नेक्स्ट दे रखा है नल। देखो नल क्या होता है, नो वैल्यू, कि आपकी मेमोरी में कोई वैल्यू है ही नहीं। जब कोई वैल्यू है ही नहीं तो आउटपुट में कितना आएगा, सिंपल 10 ही आ जाएगा। डन। ऐसे करके जो होता है, जो आपका पीएचपी है वो टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप जगलिंग का काम करता है। और यही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सिंपल ये लिखा होगा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सिंपल कोड दे दिया, एको 5+ ऐसे करके स्ट्रिंग दे दिया बीच में, तो वहाँ पे कई बच्चे कर देंगे 5+3 आउटपुट में वैसे ही लिख के दे देंगे, कि मतलब आउटपुट में हमें यही आएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि 3 तो स्ट्रिंग है। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी होती हैं, पर उनको अंडरस्टैंड नहीं होता है, टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होता है। तो उनके लिए जैसे मान लेते हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो क्या देखेंगे, वो बोलेंगे एक तो 5 और दूसरा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, आउटपुट यही आ जाएगा, आउटपुट यही आ जाएगा, ये चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कैसे प्लस करेंगे उसको, है ना। कई बच्चे ये इसको प्रिंट कर देंगे, बाकी जैसे कई बच्चे ट्रू और ट्रू वाले में दिक्कत होती है उनको, तो वो इसको क्या प्रिंट कर देंगे, ये इसको प्रिंट कर देंगे 1+1 ऐसे करके प्रिंट कर देंगे। मुझे पता ना बच्चों ने पहले जो आंसर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यही सारे आंसर होते हैं जो बच्चों के मन में आते हैं, पर आपने मन की नहीं सोचनी है, आपने कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन रखनी है। आई होप आपको ये सारा जो टाइप जगलिंग का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, कैसे ही पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अब देखो अगर हम टाइप जगलिंग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बता देता हूँ। एक टाइप जगलिंग आता है, दूसरा हमारे पास टाइप कास्टिंग आता है। देखो टाइप कास्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और टाइप कास्टिंग को ही ना हम कई बार मैनुअल भी बोल देते हैं, इसको आप लिख लेना, इसको हम क्या बोल देते हैं, मैनुअल कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे मैनुअल में ना डबल एन हो गया, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैनुअल कन्वर्जन भी हम क्या बोल देते हैं, कई बार टाइप कास्टिंग को बोल देते हैं। अब देखो जहाँ पे मैंने बात कर दी मैनुअल कन्वर्जन की, तो मैनुअल कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आप उसको जानबूझ के कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं, तो अगर इसका मैं सिंपल सा पीएचपी का एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे पीएचपी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सबसे पहले। तो मान लेते हैं मैंने एक अपनी मेमोरी बना दी
ठीक है, वैल करके बना देता हूँ सिंपल सी, या फिर वैल भी क्या ए बनाता हूँ सिंपल। मैंने यहाँ पे बना दी एक मेमोरी ए, उसके अंदर मैंने डाटा डाल दिया, मान लेते मैंने डाटा डाल दिया 3.99 ऐसे करके मैंने डाल दिया। और यहाँ पे आपको मैंने सिंपल ये बताने का काम किया कि जो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने वैल्यू बनाई है, ठीक है, वो क्या किया मैंने सिंपली एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है इसको, ना देख रहे हो ना, जब डबल कोट्स के अंदर मैं लिखा हुआ, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने किसको लिखते हैं जब हम स्ट्रिंग वैल्यू की बात करते हैं। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैन्युअली मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ एको आप इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। किसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो आप, जो मेरे पास मेमोरी ए में डाटा है। तो मेमोरी ए में डाटा कितना है, तो इसके मैं आउटपुट स्क्रीन बना देता हूँ साथ में। तो मेमोरी ए में डाटा कितना है, मेमोरी ए में डाटा सर हमारे पास 3.99 है, और 3.99 की इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, सर इसकी इंटीजर वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है 3.99 तो वैसे हमारी फ्लोटिंग वैल्यू होती है, पर अगर मुझे इसका इंटीजर पार्ट ही लिखना है तो इंटीजर पार्ट के लिए मैं डेसिमल पॉइंट के आगे की सारी वैल्यू ख़त्म कर दूंगा, तो कितने बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 3 आउटपुट में आ जाएगा। इसके अलावा मान लेते हैं कि मुझे इसको फ्लॉट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इंट कर दूंगा, फिर यहाँ पे कर दूंगा फ्लॉट, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा $a। तो इस टाइम पे मेरी आउटपुट कितनी आ जाएगी, आउटपुट में मुझे वही आ जाएगा 3.99। तो इस टाइम पे आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये मेरी कौन सी वैल्यू है, ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मर्जी से उसको कन्वर्ट करवा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू थी, इसको मैंने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, देन मैंने उसके फ्लोटिंग में कन्वर्ट किया। तो मान लेते हैं मुझे उसको बुलियन में कन्वर्ट करना है, सपोज कर लेते हैं मुझे इसको बुलियन में कन्वर्ट करना है, तो एको, तो यहाँ मैं कर देता हूँ बूल, उसको मैंने कर दिया $a। तो इस टाइम मुझे आउटपुट कितनी आएगी, मुझे आउटपुट में आएगा 1। ओके, क्योंकि देखो ना, अगर यहाँ पे इस स्ट्रिंग में ज़ीरो होता, एक मैं केस ले लेता हूँ जहाँ पे बच्चों को डाउट आता है, तो मान लेते हैं कि ये आपका आ गया $a, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी थी 3.99। दूसरा यही केस ले लेते हैं $b, जहाँ पे मैंने वैल्यू डाली है 0। दो केस आ गए। अब देखो, अगर मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, इसके केस में अगर मैं बूल यूज़ करता, है ना, यहाँ पे मैं वही कर देता कि आप क्या कर दो, मुझे एको कर दो किस में, बूल में, किस चीज़ को कन्वर्ट करना है आपको, मुझे $a को कन्वर्ट करना है। तो $a के लिए मुझे आउटपुट कितनी आएगी, पता है आपको, 1 आएगी। पर यही चीज़ मैं अगर दूसरे के लिए करता, एको बूल किस चीज़ को, $b को, तो $b में कितना है 0, तो मुझे आउटपुट में कितना आता है 0, यहाँ पे आउटपुट में आता। हमेशा आपने याद रखना है, अगर 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आपको दे दी गई होगी, उस टाइम पे हमेशा आपको आउटपुट में कितना आएगा, 1 ही आएगा। 0 दिया होगा तब भी आपका 0 आएगा, अदरवाइज बाकी जो भी वैल्यू होगी उसके लिए हमेशा क्या रिटर्न होके आएगा, आपका 1 ही रिटर्न होके आएगा, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुलियन का आपके लिए 1 आ जाएगा। और कौन सा डॉट बन सकता है आपका, जैसे मान लेते हैं कि मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है, तो एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एको, यहाँ पे मैंने कर दिया एरे, किसको कन्वर्ट करना है आपको, $a को कन्वर्ट करना है। तो इस टाइम पे ये क्या बन जाएगा, तो मेरा $a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो एरे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेमोरी में आपको, मतलब आपको कंप्यूटर में तो एरे दिख जाएगा, पर आपकी कंप्यूटर मेमोरी में वो कैसे चलेगा। मान लेते हैं आपकी रैम आ गई, रैम में आपको एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 101, और आपको पता है एरे कैसे स्टार्ट होते हैं, एरे हमेशा इंडिसेस से स्टार्ट होते हैं। तो मान लेते हैं ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा $a, और ये 0 हो जाएगा। तो कंप्यूटर की वे में कंप्यूटर उस मेमोरी को 101 समझेगा, पर आपने इसको एरे बना दिया हो, तो एरे आपका कैसे बनेगा, आपका A0 आपका 1 वहाँ पे आ जाएगा, और A0 मेमोरी के अंदर कौन सा डाटा आपने डाल दिया है, वहाँ पे आपने 3.99 डाटा वहाँ पे डाल दिया है। तो ऐसे करके क्या होता है, आपने जो स्ट्रिंग वैल्यू थी उसको आपने किस में बदल दिया, एरे में बदल दिया। और एरे आपको पता है किससे स्टार्ट होता है, हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है ना, 0 इंडेक्स से वो स्टार्ट होता है। तो मेमोरी का ये A0 किसको बताने का काम करेगा, ये वाली वैल्यू को बताने का काम करेगा। तो इससे क्या किया आपने, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें आप क्या कैसे कर रहे हो, मैनुअली आप सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो कल को मान लेते हैं एक बच्चे का एक डाउट आया था पहले भी, उसको मैं बता देता हूँ कि सर मुझे अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, मुझे उसको सॉरी मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है और मुझे उसको स्ट्रिंग में बदलना है, तो मैं बदल सकता हूँ। हाँ बेटा, वो भी आप बदल सकते हो। कैसे, जैसे मान लेते हैं आपने कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग आपको बदलना है, किसको बदलना है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो पहले से एक स्ट्रिंग दे रखा है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं 59 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। 59 आप सभी को पता है कौन सी वैल्यू है सर, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो जब मैं यहाँ लिखूँगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है मुझे किसको, 59 को, तो इस टाइम पे मुझे आउटपुट में कितना आएगा, मुझे ब्रैकेट डबल ब्रैकेट में ऐसे लिख के आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं, है ना, डबल कोट्स में हम लिखते हैं उसको। तो ऐसे करके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा, डबल कोट्स के अंदर 59 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या लग रहा है पता, हमारी जो इंटीजर वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट होगी, अब हमारी स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट होगी। तो ये सारे पॉइंट्स या डाउट आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनको आपने क्लैरिफाई करना है, अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट बना लेना है। चलो ये तो आ गया किसके, नॉर्मल जब आप विद द हेल्प ऑफ जो डाटा टाइप है उसकी हेल्प से क्या करते हो आप, कन्वर्ट कर देते हो या फिर कास्ट कर देते हो इस चीज़ को। कुछ चीज़ें होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन भी आप यूज़ करते हो, तो उसको आप नोट कर लेना यहाँ पे। उसको मैं आपको अलग से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट आता है जहाँ पे डाउट आता है कि हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम फंक्शन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो यूजिंग फंक्शंस। क्या फंक्शंस का कैसे सहारा लेते हो, जिसकी हेल्प से आप मैन्युअली कन्वर्ट कर देते हो किसी के टाइप को। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले वही ले लेते हैं हम, PHP की स्क्रिप्ट से यूज़ कर लेते हैं PHP। सबसे पहले आ जाएगा आपका एको। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया इंट वैल्यू, मतलब वैल्यू पूरा लिखते हैं, वैल लिखते हैं, इंट वैल किसका करना है मुझे, 42XYZ ले लेता हूँ मैं, ओके। देन मैं ले लेता हूँ, जो आपके डाउट आते हैं एको, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोटिंग को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्लोट वैल्यू VAL, और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 3.14XYZ, सिंपल सा एग्जांपल रखता हूँ। देन एक आपका डाउट आ सकता है एको स्ट्रिंग वैल्यू, कि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है किसको, कोई भी वैल्यू आ गई, जैसे मैं 59 ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे ना डबल कोट यूज़ कर लिया, स्ट्रिंग में डबल कोट नहीं होता ना, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो मैंने 59 लिख दिया यहाँ पे। देन आपका कन्वर्ट आ जाएगा बुलियन का डाउट आ सकता है एको बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बूल वैल्यू फंक्शन, इसके अंदर मैंने डाल दिया 0, इंटीजर वैल्यू 0 डाल दी, ओके। देन आपका डॉट आ सकता है सेट टाइप में, कि अगर कभी सेट करना होगा टाइप को तो कैसे करेगा, एको सेट टाइप $वैल, और इसको आप कन्वर्ट कर लो, सपोज कर लेते हैं, तो $वैल की मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज कर लो ना, यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ $वैल, इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ 3.99, है ना, जो ऊपर मैंने लिया था वही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने ले ली। तो सेट टाइप वैल्यू जो आपका वेरिएबल था, इसको आपको किस में चेंज करना है, इंटीजर में चेंज करना है, कि ऐसे करके आपने क्या कर दिया, सारे जो कंडीशंस थी, मुझे लग रहा है यही 4-5 कंडीशंस थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हाँ, इसको अब यहाँ पे आप चेक कर लो कैसे कैसे इसके आउटपुट्स आएंगे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आ गई आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, है ना, ये आ गई आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, ओके। अब देखो, जब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली चलेगी, इसमें मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंट वैल्यू, की जो फंक्शन है इसके अंदर जो इंटीजर वैल्यू है वो आप मुझे प्रोवाइड करके दो। तो मुझे खुद बताओ 42XYZ में इंटीजर वैल्यू कितनी है, सर यहाँ पे हमारे इंटीजर वैल्यू 42 है, तो यहाँ पे आउटपुट में कितना आएगा आपके पास, 42 आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू कौन सी है, तो सर फ्लोटिंग वैल्यू हमारे पास 3.14 है, तो आपके पास 3.14 आ जाएगा रिटर्न होके। तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर मुझे 59 का मुझे स्ट्रिंग वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इस 59 तो आप सभी को पता है 59 कौन सी वैल्यू है, सर ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे इसकी स्ट्रिंग वैल्यू बताओ। तो स्ट्रिंग वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं सर, इसके आगे आप डबल कोट्स लगा दो, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 59 का स्ट्रिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन गई। देन वही चीज़ मैं आपसे नेक्स्ट पूछूँ कि आप मुझे बुलियन वैल्यू बताओ ज़ीरो की, तो ज़ीरो की बुलियन वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे फॉल्स हमारे पास बुलियन वैल्यू होगी। ज़ीरो क्या है हमारे पास, ज़ीरो सेम हमारे पास इंटीजर है ना, ज़ीरो मैंने आपको बताया ये क्या हमारे पास इंटीजर है, और ज़ीरो का
बुलियन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। देन हमारे पास एक नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, अगर मुझे किसी का टाइप चेंज करना है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि जो मेरे पास मेमोरी थी, वैल नाम की मेमोरी, उसके अंदर मैंने डाटा डाला हुआ 3.99। ये कौन सा डाटा है हमारे पास, स्ट्रिंग डाटा है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या मुझे आउटपुट में आएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा किसको, जो वैल हमारे पास मेमोरी है उसको बदल देगा किस में, हमारी इंटीजर वैल्यू में बदल देगा। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हमारे यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर इसको आप मेमोरी की वे में देखो, क्योंकि लास्ट वाली स्टेटमेंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये आपकी आ गई रैम, यहाँ पे आ गया आपकी रैम। जब आपने इसको स्टार्टिंग में बनाया था, मैंने क्या बनाया था इसको, डॉलर वैल करके, मेमोरी तो कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं 101 मेमोरी थी ये, पर मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं डॉलर वैल के साथ मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। उस टाइम पे उसके अंदर कितनी वैल्यू थी, 3.993। पर जब मैंने स्टेटमेंट यूज़ की ये वाली, कौन सी, एको सेट टाइप, आप क्या करो, जो मेरे पास मेमोरी है वैल, ये वाली जो मेमोरी है, इसको चेंज कर दो, इसका जो टाइप है उसको बदल दो, किस में बदल दो, इंटीजर में बदल दो। तो जैसे आप इसके मतलब जो ये वैल्यू है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पड़ी है ना, ये कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आपको स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में बदलना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके सबसे पहले तो ये डबल कोट्स हटाने पड़ेंगे, साथ ही साथ जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो भी आपको हटानी पड़ेगी। तो अब जब आप ये सारी चीज़ें हटा दोगे तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, तो सर लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचेगा। और 3 जैसे बचेगा तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी इंटीजर में बदल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हमारे पास जो जो भी हमारे पास मेमोरी थी, जो भी डाटा था वो चेंज हो गया किस में, हमारे इंटीजर में वो चेंज हो गया। तो इसके बाद हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे कितना आएगा आउटपुट, हमें 3 हमारे आउटपुट वहाँ पे दिख जाएगी। समझ आ गया कैसे वो वर्क करता है, कैसे हम किसी डाटा टाइप का टाइप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू थी, यहाँ पे चलो स्ट्रिंग वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो कल को मान लेते हैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होता, यहाँ पे सिंपल एक ऐसी वैल्यू होती, मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, 102 मेमोरी आ गई, या मैंने इसको बना दिया $A बना दिया, और इसके अंदर मान लेते डाटा पड़ा था 3.14। ये कौन सा डाटा है, हमारे पास फ्लोट है। तो मैं क्या करता यहाँ पे, मैं कर देता यहाँ पे एको, मुझे आउटपुट बताओ किस टाइप के आउटपुट बताओ। जब आप इसका डाटा टाइप को चेंज कर दोगे, सेट आप कर दो टाइप, किसकी आपको टाइप सेट करनी है, मुझे करनी है सर, जो हमारे पास $A नाम का मेमोरी है, उसको आपको मुझे बदलवाना है, किस में बदलवाना है, मुझे सर इसको इंटीजर में बदलवाना है। तो इंटीजर में आप बदल दो, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब ये वाला कंसेप्ट चलेगा, इस टाइम पे भी वो देखेगा $A में क्या कौन सी वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे ये है सर हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू पड़ी हुई है ना। तो फ्लोटिंग वैल्यू को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डेसिमल के आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो हटाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने ये पॉइंट हटा दिए, तो हटाने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। और जो ये 3 बच गया, तो ये 3 किसको बताने का काम करेगा कि आपका जो है वैल्यू, वो पहले जो फ्लोट थी अब वो किस में बदल गई, वो इंटीजर में मेरी बदल गई। तो ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, पर आपको अगर नॉलेज है तभी आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैनुअल आपको मैंने इंपॉर्टेंट सा वो बता दिया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसके अलावा ऑटो भी मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और लिखना होगा जहाँ पे क्या करते हैं हम, स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसको आप सिंपल ऐसे नोट कर सकते हो कि बाय मतलब क्या करता है, पीएचपी ना ऑटोमेटिक जैसे कन्वर्ट कर दे रहा है, या फिर आप मैन्युअली उसको कन्वर्ट कर रहे हो, पर आप चाहते हो कि ये कभी भी उसका डाटा टाइप चेंज ना करे, स्ट्रिक्ट रहे। उसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रिक्ट टाइप का यूज़ करते हो। बस इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो कि स्ट्रिक्ट टाइप क्या होता है, जहाँ पे क्योंकि आपको पता है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सिंपल आप नोट कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी क्या करता है, एक तरीके से कोरेसिस कर देता है ना, कोरेसिस मतलब चेंज कर देता है ना अपनी मन मर्जी से, उसको कोर्सेज कर देता है उसके टाइप्स को, है ना। मतलब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया तो वैसे वो चेंज कर देता है। पर आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज इट्स टाइप, देन
यू हैव टू यूज़, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको यूज़ करना पड़ेगा, रेड पेन से कर देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको स्ट्रिक्ट, और यहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएगा टाइप्स। आपने क्या किया, स्ट्रिक्ट टाइप्स को कर दिया वन सेट, कि इस जब आप ये वाली लाइन यूज़ करोगे अपनी पीएचपी कोड के सबसे स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, आपका कभी भी जो बार बार पीएचपी क्या कर रहा है, उसके टाइप को चेंज कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, वो कभी भी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट ही रहेगा, इंट है तो इंट ही रहेगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो ऐसे करके क्या करना पड़ता है आपको, ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, बस इतना ही करो। अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो सिंपल सा एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर हम क्लास बंद करते हैं ये। तो यहाँ पे डॉलर आ गया हमारे पास पीएचपी, देन मैं वही कर देता हूँ स्टेटमेंट डिक्लेयर मैंने कर दिया कि मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, किस में, कोई भी टाइप्स मुझे कन्वर्ट नहीं करनी है, स्ट्रिक्ट टाइप इज इक्वल टू मैंने कर दिया 1। अब मैंने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया, सिंपल एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन मैंने बना दिया ऐड का, मुझे ऐड करनी है दो वैल्यूज़, तो मैं वैल्यूज़ कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ पे इंट कर देता हूँ मेमरी ए डॉलर ए, देन मैं कर देता हूँ इंट डॉलर बी, और मैंने सिंपल बोला कि मुझे जो आउटपुट आएगी रिटर्न होके, ठीक है, जो मुझे आउटपुट आएगी इंट, वो भी किस में आएगी, इंटीजर में आएगी, और रिटर्न क्या होगा, मुझे आउटपुट आएगी वो आएगी मुझे, जो मेरे पास डॉलर ए मेमोरी में जो डाटा होगा, इसको मुझे प्लस करना है डॉलर बी मेमोरी के डाटा के साथ। और ये मैंने कर दिया यहाँ पे फंक्शन बंद, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्या बना दिया, छोटा सा फंक्शन बना दिया, जिसका मेन टारगेट क्या रहेगा, किन्हीं भी दो वैल्यूज़, है ना, दो वैल्यू कौन सी, जो यूज़र मुझे देगा, मुझे यहाँ पे यूज़र कोई ना कोई दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा, उन्हीं दो वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्लस करूँगा अंदर जाके, और उसको क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा बाद में जाके, जो यूज़र को मुझे वापस करनी है। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया। जैसे हमने फंक्शन बना दिया तो मैंने सिंपल बोल दिया यहाँ पे एको, सबसे मैंने लिख दिया ऐड, जो आपने फंक्शन बनाया हुआ है ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 3 और 4। सेकंड मैं ले लेता हूँ, जो आपका डाउट आ सकता है, एको ऐड 3.14, और थर्ड मैं ले लेता हूँ एको ऐड, ये जो भी सारे डाउट आते हैं ना आप सभी के, तो वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 3,4। ऐसे करके मैंने 3 स्टेटमेंट ले ली। अब देखो आप मुझे खुद बताओ, जब हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया हुआ है, क्या चीज़ यूज़ की है, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हो, मैंने बोला कि आप कभी भी पीएचपी को मैंने ऑर्डर दे दिया एक तरीके से, अब तू कभी भी मेरी मर्ज़ी के बिना टाइप कन्वर्ट नहीं करेगा। तो उसने बोला ठीक है अफसर, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, आज के बाद आप जब आप बोलोगे मैं तभी करूँगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप मुझे आउटपुट दो 3 और 4 की। 3 और 4 क्या है सर, ये भी मेरी इंटीजर वैल्यू है, ये भी मेरी इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे भी मैंने इंटीजर यूज़ किया हुआ है, लिखा ना यहाँ पे आई एन टी और आई एन टी, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा हुआ है। तो इस टाइम पे ये तो ठीक है, तो मुझे आउटपुट में कितना आ जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मुझे आउटपुट में आ जाएगा 3+4 कितना होता है 7, तो मुझे 7 यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। बात आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट की, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है 3.14। तो 3.14 कौन सी वैल्यू है, ये सर हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, और मैंने क्या बोला है ऊपर, मैंने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, तो तूने अपनी मर्जी से चेंज नहीं करनी है। तो जब ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है 3.14, ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे जाएगी, किसके पास, इस जगह पे जाएगी, इस मेमोरी में जाएगी, इस जगह पे जाएगी, तो ये क्या बोलेगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था मैंने इंट, तो इंट और यहाँ पे है फ्लोट, इंट और फ्लोट का भी बराबर हो सकते हैं, नहीं होंगे। तो और ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, पीएचपी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ। तो इस टाइम पे मुझे क्या आ जाएगा, इस लाइन में मुझे आ जाएगा एरर, ना मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा, सिंपल बोलेंगे यहाँ पे मुझे एरर में वहाँ पे बता देगा कि आप क्या कर रहे हो, फ्लोट पास कर रहे हो, फ्लोट वैल्यू भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, जहाँ पे आपको इंटीजर भेजना था, जहाँ पे आपको इंटीजर भेजना था वहाँ पे आप कौन सी वैल्यू भेज रहे हो, वहाँ पे आप फ्लोटिंग वाली भेज रहे हो। पर यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट कौन सी है, इंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो इस टाइम पे मुझे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। वही नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे इंट वैल्यू है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा, यहाँ पे बोलेगा ये आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग पास कर रहे हो, कहाँ पे, इंटीजर की जगह पे।
तो इस मतलब इससे आपसे क्या अंडरस्टैंड हो रहा है कि जहाँ पे हम किसी चीज़ को रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाली डिक्लेरेशन है या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट टाइप हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये यूज़ किया जाता है जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है ना, वहाँ पे, क्योंकि छोटे-मोटे जो भी पॉइंट्स आते हैं उनकी वजह से पूरा कोड ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है और उनकी कन्वर्जन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि जो पीएचपी है उसको ऑटोमेटिकली ना कन्वर्ट कर दे। जैसे होता है ना, कई बार बच्चों के जो मार्क्स होते हैं, है ना, मार्क्स सपोज कर लेते हैं बच्चे के मार्क्स थे 9.2375 मतलब ऐसे करके ना मार्क्स थे। दूसरा जो बच्चा था उसके मार्क्स थे 9.8927 ऐसे करके मार्क्स थे। तो अब खुद बताओ, मेरिट में सबसे नंबर 1 पे कौन है? सर ये वाला बच्चा है। पर पीएचपी क्या करेगा, इन दोनों को ऑटोमेटिकली 9 पे कर देगा और इन दोनों को क्या बोल देगा, तुम दोनों क्या हो, टॉप पर हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डाटाबेस गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रिक्ट टाइप का यूज़ किया जाता है। जो एक्चुअल में वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी, आप उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करोगे। इसके बाद क्या होगा, जब हमने इस वे में उसको लिख दिया, स्ट्रिक्ट का यूज़ कर लिया, तो जो ये वाला बच्चा था ये हमारे पास फर्स्ट टॉप पर आ गया और ये वाला बच्चा हमारे पास क्या आ गया, सेकंड टॉप पर आ गया, है ना। ये कब हुआ, जब हमने स्ट्रिक्ट टाइप का यूज़ किया। अगर स्ट्रिक्ट टाइप का यूज़ नहीं करते तो तब ये क्या हो जाता है, ये इसको भी 9 में बदल देता और ये इसको भी किस में बदल देता, 9 में बदल देता। पर हम इसको ऐसा नहीं चाहते। इस वे में ये सारे कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स आते हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। तो आई होप आपका ये जो कंसेप्ट था सारा, है ना, डाटा टाइप्स का जो सारा कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ें जो प्रीवियस में पूछी गई हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी वो ऑपरेटर्स की रहेगी। ओके, हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।